गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है, ये टर्म्स बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर के बारे में जनरली आप लोग कहते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं कंप्यूटर में जिन्हें कि आप देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, जिन पे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, टैली है, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर आप काम करते हैं। और हार्डवेयर वो चीजें हैं जिनको आप देखते हैं और टच करते हैं, जैसे कीबोर्ड है आपके कंप्यूटर में, मॉनिटर है या माउस है, जिसके ऊपर आप काम कर जिसको यूज करके आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है, या सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई यूज नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है कंप्यूटर पे काम करने के लिए। तो हम जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को भी हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम पहले बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टली जाने से पहले बेसिक कुछ चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है, तभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ऊपर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जो पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर बनाया गया, जैसे एमएस वर्ड है, या इसके अंदर वर्ड पैड है, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट टाइपिंग के लिए काम में आता है। या जैसे कि आपको अगर कैलकुलेशन का काम करना था तो एक्सेल बनाया गया, या आपको अकाउंटिंग का काम करना था तो टैली जैसा सॉफ्टवेयर बनाया गया। तो एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए ही जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, वो सॉफ्टवेयर जो है, उन सॉफ्टवेयर को रखा गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, जैसे कि ये वर्ड है या एक्सेल है, जो सब लोगों के काम के लिए बनाए गए, जनरल पर्पस के लिए बनाए गए। या किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी कंपनी ने जैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसा भी सॉफ्टवेयर चाहिए वैसा सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आते हैं, उस कैटेगरी में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें कि हमारे सिस्टम को हेल्प करने के लिए, सिस्टम के अंदर जो वर्किंग हो रही है उसको हेल्प करने के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि इस कैटेगरी में जो आते हैं वो आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंपाइलर्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, जो कि हमारे सिस्टम की वर्किंग में हेल्प करेंगे। ये कोई स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक एरिया को के लिए नहीं बनाए गए, स्पेसिफिक वर्किंग के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि इसमें जैसे कंपाइलर्स हैं, कंपाइलर्स का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल में कन्वर्ट करना। तो वो अलग अलग जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको कंपाइल करने का ही काम करेंगे। या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनका ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप की एप्लीकेशन के लिए ही तैयार किए गए हैं। वो जो भी उनका वर्क है वो उस वर्क को ही डन करेंगे। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन में हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में हमारे कंप्यूटर का जो यूजर है उसके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएट कंपोनेंट की तरह से वर्क कर रहे हैं। अब ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, नीड क्या हुई, जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करनी पड़े। तो पहले किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उसे डिजाइन किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग में जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, शुरू में जब कंप्यूटर्स बने थे, तो उस समय पर हमें रिक्वायर इसमें जो भी काम करते थे, प्रोग्रामर जो डिजाइन करते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, वो उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती थी कि उन्हें हार्डवेयर के बारे में भी जानना जरूरी था। अगर उन्हें सॉफ्टवेयर पार्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें हार्डवेयर के बारे में भी जानना जरूरी था। उन्हें मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसेसर कैसे काम करेगा ये पता होना चाहिए,
जो डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो कैसे काम कर रही हैं पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उसे इंस्ट्रक्शन देने होते थे। कंप्यूटर जो भी काम करता है इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे करता है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं वो इंस्ट्रक्शन उन्हें खुद से देने होते थे, उनसे काम करवाना होता था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो चीजें जरूरी है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलके काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को काम करना है किसके साथ मिलके, हार्डवेयर के साथ में। तो उसे हार्डवेयर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी। अगर आप सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो तो आपको हार्डवेयर के बारे में भी जानना है। तो ये बड़ा एक टिपिकल टास्क था। अगर आपको सॉफ्टवेयर काम करना है तो आपको हार्डवेयर भी जानना जरूरी है। तो ये सारे वर्क बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे। तो जो प्रोग्रामर्स थे वो प्रोग्रामिंग का भी वर्क करते थे, साथ में उन्हें हार्डवेयर नॉलेज भी उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती थी। तो बाद में फिर डिसाइड किया कि इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने का जो काम है, हार्डवेयर को जो इंस्ट्रक्शन देने का काम है, उसको जो मैनेज करने का काम है, वो काम वो खुद करे। तो जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर पार्ट पे वर्क करने वाले, वो सॉफ्टवेयर पे कॉन्सेंट्रेट करें, और जो बाकी का जो वर्क है, जो हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने का काम है, वो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कर ले। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन किए गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने क्या किया, ये कैसे वर्क करने लगी, ये एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट की तरह से वर्क करने लगी। जो क्या काम करने लगा इंटरमीडिएट कंपोनेंट, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में काम करने लगा। किसकी तरह से, इंटरमीडिएट कंपोनेंट की तरह से। तो सबसे बाहर तो हमारे पास में क्या था, सबसे पहले यूजर आता था। यूजर किससे काम कराता था, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू किससे कनेक्ट होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होता था। और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके हैं वो इंटर एंड के बाद बोलते हैं। रिसोर्स मैनेजर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, इन सारे रिसोर्सेज को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने का काम करता है। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज वो सभी चीजें हैं जिनको भी कंप्यूटर यूज करके अपना काम करता है। हमने जो भी काम दिया कंप्यूटर को करने के लिए, वो जिन चीजों को भी यूज करके हमारा काम कंप्लीट करके देता है, वो सभी क्या है, रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर जो भी आपका प्रोसेसर है, जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, फाइल्स हैं, ये सब कुछ जिनको भी यूज करके कंप्यूटर काम कर रहा है, वो सब कुछ कहलाता है रिसोर्सेज। तो इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का, जिससे कि इनको प्रॉपर काम कर सके, इनका वेस्टेज कम से कम हो, ये सारा कुछ मैनेज करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं। तो इसको, इसका एक नया नाम भी हो गया कि ये क्या है, रिसोर्स मैनेजर भी है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी किसी भी प्रोग्राम को, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको क्या करें, प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को या हमारे प्रोसेस को जब भी किसी रिसोर्स की जरूरत होती है, तो उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड कराना। और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो उस रिसोर्स को डीएलोकेट कराना, फ्री कराना, जिससे कि वो किसी दूसरे प्रोग्राम के काम में आ सके। तो इस तरह से रिसोर्स को एलोकेट कराना जब रिक्वायरमेंट है तो, और जब काम कंप्लीट हो जाए तो उसे डीएलोकेट कराना, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो इसे रिसोर्स एलोकेटर भी बोलते हैं। तो जिस भी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट होगी, रिसोर्स एलोकेट भी ऑपरेटिंग सिस्टम कराएगा। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो रिसोर्स को डीएलोकेट भी ऑपरेटिंग सिस्टम कराएगा। तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर बोलेंगे, रिसोर्स एलोकेटर भी बोलेंगे। तो ये इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं जिससे इसको बोला जा सकता है या पहचाना जा सकता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो आजकल हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं बने थे। शुरुआत में बहुत बेसिक लेवल से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बनना शुरू हुआ था। तो शुरू शुरू में जब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने थे, पहले जो है वो काम कैसे होता था, सिंगल टास्क चलती थी। जो काम हम कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं टास्क, यानी कि जो वर्क है, वर्क को क्या बोल रहे हैं, हम टास्क बोल सकते हैं। तो टास्क का मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो पहले हमारे कंप्यूटर पे एक सिंगल टास्क एक बार में रन होती थी। जो भी काम हमने किया वो क्या कर रहा है, एक सिंगल टास्क सिंगल टाइम में एग्जीक्यूट होगी। तो हमारी टास्क कैसे एग्जीक्यूट होती थी इसके अंदर सिंगल टाइम में,
एक कोई भी वर्क हमने दिया, वो वर्क जाएगा। पहले के टाइम में पंच कार्ड या कार्ड रीडर इस तरह की डिवाइसेस यूज होती थी। तो वो डिवाइसेस क्या करती थी इसमें, उन डिवाइसेस के थ्रू क्या होता था कि डेटा हम सबमिट करते थे। पहले बहुत बड़ी बड़ी साइज की मशीन्स होती थी, कंप्यूटर्स जो है वो काफी बड़े साइज के होते थे, रूम के साइज के कंप्यूटर्स होते थे। और उनमें हम क्या करते थे, डेटा को सबमिट करते थे। डेटा सबमिट होने के बाद में प्रोसेसिंग होती थी, प्रोसेसिंग होने के बाद में रिजल्ट डिस्प्ले होता था। अगर हमारा डेटा सही तरीके से गया है तो रिजल्ट सही आता था, अदरवाइज बहुत लंबे समय के बाद में रिजल्ट आता था और गलत है तो दोबारा से फिर से हमें वही सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी, फिर से डेटा को सबमिट करते, फिर वेट करते, फिर रिजल्ट आता। तो बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती थी और सिंगल टाइम में एक एक प्रोसेस करके एग्जीक्यूशन होता था। तो फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए नाम है बैच, बैच का मतलब है ग्रुप। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने क्या किया, इसमें सिमिलर टाइप की जो टास्क है सीक्वेंशियल फैशन में ही एग्जीक्यूट होंगी, सीक्वेंशियल में रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन इसके अंदर वर्क कैसे हुआ कि जो ग्रुप है, टास्क जो है, वो टास्क क्या करेंगी इसमें एग्जीक्यूशन में, जो एक जैसी उन टास्क को उसने ग्रुप कर लिया। यानी कि जो जिन टास्क की रिक्वायरमेंट एक जैसी है, जिनको एक जैसा एनवायरमेंट चाहिए, उन टास्क को उसने ग्रुप करके और एक बैच बना दिया। फिर जो डिफरेंट टाइप की टास्क है, दूसरी टास्क भी उसने जो जिनके रिक्वायरमेंट सेम है उनका दूसरा ग्रुप बना दिया, जो सिमिलर टाइप के टास्क है उनका तीसरा ग्रुप बना दिया। तो इस तरह से जो सिमिलर टाइप की टास्क है उनके रूट कराया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि बार बार एनवायरनमेंट चेंज नहीं करना पड़ा। जैसे कंप्यूटर में रन कराते हैं तो एक बार में एक तरह के एनवायरनमेंट में प्रोसेस रन होंगी, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट चेंज होगा, दूसरी तरह की प्रोसेस रन होंगी, फिर एनवायरनमेंट चेंज होगा, फिर तीसरी टाइप की प्रोसेस रन होंगी। तो इस तरह से एनवायरनमेंट बार बार, ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस रन हुई फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर प्रोसेस चेंज हुई, फिर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो बार बार का हो रहा है हमारा, एक बार में एक ग्रुप में एक तरह की प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। और एग्जीक्यूट होने के बाद में एक बार में एक तरह की प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, और प्रोसेस के साथ में एक पूरा का पूरा बैच एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी एक बार में एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और पूरा बैच एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फिर पूरा एक ग्रुप जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इससे हमारी प्रोसेस टाइम जो है वो सेव हो रहा है, टाइम बच रहा है, और बैच वाइज प्रोसेसेस जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने काम करना शुरू किया और हमारा टाइम जो है वो सेव होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड इस जो है हमारे नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए, वो आए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आने से पहले कुछ और चेंजेस इस टाइम एरा में हुए थे। जैसे हमारे पास में पहले जो वर्किंग होती थी, जैसे हमारा प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग 3 स्टेप्स के अंदर होती है, जिसे हम जनरली ऑनलाइन प्रोसेसिंग बोलते हैं। ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट से नहीं है, वर्क प्रोसेसिंग से है। प्रोसेसिंग में कैसे होता है, जैसे इनपुट जाता है, प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट जाता है। 3 स्टेप्स के अंदर हमारा वर्क होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी इस तरह की वर्किंग में, कि जैसे इनपुट डिवाइसेस हैं हमारी और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनकी स्पीड और जो हमारा प्रोसेसर है उसकी स्पीड, इन दोनों स्पीड्स में डिफरेंस होता है हमेशा। पहले भी होता था और आज भी है। हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड और प्रोसेसर की स्पीड में हमेशा से डिफरेंस रहा है, और पहले भी रहा था, अभी भी है। इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस है वो 100 स्पीड से इनपुट दे रही है, और प्रोसेसर हमारा क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। इनपुट डिवाइसेस की स्पीड स्लो होती है, आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड स्लो होती है, प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। इनपुट डिवाइस स्लो स्पीड से इनपुट दे रही है, प्रोसेसर वेट कर रहा है। उसके बाद में जैसे ही इनपुट आया, प्रोसेसर ने जल्दी से इस प्रोसेसिंग की, फिर वो फिर से वेट कर रहा है कि उसका आउटपुट जाए। फिर आउटपुट डिवाइस आउटपुट दे रही है स्लो स्पीड से, आउटपुट गया, प्रोसेसर वेट कर रहा है। फिर उसके बाद में फिर इनपुट आएगा, प्रोसेसर स्टिल वेट कर रहा है। जब इनपुट आ जाएगा, प्रोसेसर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को, फिर से वापस से वेटिंग में चला जाएगा। यानी आप देख रहे हैं प्रोसेसर ज्यादातर टाइम किस में रह रहा है, आइडल सिचुएशन में रह रहा है, वेटिंग की सिचुएशन में रह रहा है।
तो यहाँ पर हमारे प्रोसेसर की स्पीड का तो यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा। हम फास्ट प्रोसेसर इसलिए लेते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करके दे सकता है हमें, लेकिन हम उसका जब यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे तो वो प्रोसेसर कैसे, उसकी स्पीड का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा होने का फायदा क्या क्या रहा फिर? ज्यादा स्पीड का प्रोसेसर लेने का क्या फायदा रहा? तो हमें क्या करना है, हमें उसकी स्पीड का यूटिलाइजेशन करना है। प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो हमने क्या किया, इसके लिए ऑफलाइन प्रोसेसिंग यूज करना शुरू किया इस टाइम पीरियड में जब हमारी बैच प्रोसेसिंग थी, और बैच प्रोसेसिंग के साथ में हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बने नहीं थे। तो इस बीच में हमारी ऑफलाइन प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आया। ऑफलाइन प्रोसेसिंग के कंसेप्ट में क्या किया गया कि जो हमारी इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर था उसके बीच में, उसमें मैग्नेटिक टेप चलते थे स्टोरेज के लिए। तो मैग्नेटिक टेप लगा दिया गया इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में, एक मैग्नेटिक टेप लगा दिया। और इसी तरह से प्रोसेसर और आउटपुट डिवाइस के बीच में भी एक मैग्नेटिक टेप लगा दिया। इससे क्या हुआ कि इनपुट डिवाइस अपना जो भी इनपुट है वो कंटिन्यू इनपुट लेती जाएगी और मैग्नेटिक टेप में डालती जाएगी। वहां से प्रोसेसर इनपुट लेता जाएगा कंटिन्यूअस और प्रोसेसिंग करता रहेगा, और जो भी आउटपुट है उस आउटपुट को अगले वाले मैग्नेटिक टेप में डालता जाएगा, जहां से आउटपुट डिवाइस आउटपुट को लेके प्रिंट करती जाएगी। अब इससे क्या हो रहा है, इनपुट डिवाइस कंटिन्यू वर्क कर रही है, बजाय वेट करने के कि प्रोसेसर कब उसका इनपुट लेगा, वो कंटिन्यू इनपुट लेती जा रही है और मैग्नेटिक टेप में डालती जा रही है। प्रोसेसर को लगातार इनपुट मिल रहा है, वो वहां से इनपुट लेता जा रहा है, प्रोसेस करता जा रहा है। और बजाय वेट करने की कि आउटपुट डिवाइस कब तक उसका आउटपुट प्रिंट करेगी, वेट करने की बजाय वो आउटपुट को मैग्नेटिक टेप में डालता जा रहा है, जहां से आउटपुट डिवाइस स्लो स्पीड से आउटपुट देती जा रही है। तो इससे क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, यानी कि प्रोसेसर को भी कंटिन्यू काम मिल रहा है, इनपुट डिवाइस भी कंटिन्यू काम कर रही है, प्रोसेस और हमारी आउटपुट डिवाइस भी कंटिन्यू काम कर रही है। इसको कहा गया ऑफलाइन प्रोसेसिंग का कंसेप्ट। तो ये इन ऑनलाइन प्रोसेसिंग के बाद में जो ऑफलाइन प्रोसेसिंग का कंसेप्ट निकाला गया मैग्नेटिक टेप वाला, इससे एक नया कंसेप्ट जो है वो जनरेट हुआ, और उस कंसेप्ट को हमने एक नाम दिया स्पूलिंग का कंसेप्ट। स्पूलिंग की फुल फॉर्म जो है वो होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। तो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन जो है, इसका मतलब होता है, इसमें क्या किया गया कि जो हमारी मैग्नेटिक टेप आप यूज कर रहे थे दो जगह पर, इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में, फिर प्रोसेसर एंड आउटपुट डिवाइस के बीच में, इन दो जगहों पर आप इसमें क्या यूज कर रहे थे, मैग्नेटिक टेप यूज कर रहे थे। उसकी जगह पर हमने डिस्क यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय तक डिस्क का इन्वेंशन हो चुका था। तो डिस्क की कैपेसिटी भी ज्यादा थी, स्टोरेज के लिए कैपेसिटी ज्यादा हो गई। मैग्नेटिक टेप दो जगह लगाने की जगह एक सिंगल डिस्क जो है वो काम में आनी शुरू हो गई। तो दो जगह लगाने की जगह एक सिंगल डिस्क लेना शुरू कर दिया। जो भी इनपुट आएगा डिस्क के अंदर जाएगा, वहां से प्रोसेसर इनपुट लेता जाएगा, प्रोसेस करेगा और वापस से डिस्क में ही डाल देगा। डिस्क से आउटपुट डिवाइस डेटा लेगी और आउटपुट कर देगी। तो एक सिंगल डिस्क ने दो मैग्नेटिक टेप की जगह ले ली, और साइमल्टेनियस यानी कि लगातार ऑपरेशन चल रहा है। और ऐसे चल रहा है, यूजर को ऐसे लग रहा है जैसे ऑनलाइन ऑपरेशन चलता था ना, कि इनपुट गया प्रोसेस हुई आउटपुट गया, वैसे ही ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, डेटा पहले डिस्क में जा रहा है और डिस्क में से प्रोसेसर ले रहा है, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करके वापस से डिस्क में डाल रहा है, और डिस्क में से डेटा वापस से आउटपुट डिवाइस के पास में जा रहा है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग होना शुरू हुई। अब इनपुट डिवाइस भी कंटिन्यू वर्क कर रही है, प्रोसेसर भी कंटिन्यू वर्क कर रहा है, आउटपुट डिवाइस भी कंटिन्यू वर्क कर रही है। साइमल्टेनियसली तीनों डिवाइसेस काम कर रही हैं। इससे प्रोसेसर का भी पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये इस तरह की जो वर्क आया, इसको हमने स्पूलिंग का कंसेप्ट दिया, स्पूलिंग का नाम दिया। तो ये जो स्पूलिंग का कंसेप्ट था, इससे नई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट हुए, नई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, और उन नए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है, उसका मतलब है कि आपके पास में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कहा गया कि हमारे पास में मल्टीपल प्रोग्राम हमारी मेमोरी में, इसकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होने चाहिए, जहां से सीपीयू को कंटिन्यू प्रोग्राम मिलते रहे और सीपीयू कंटिन्यू उनको लेके वर्क करता रहे। कई बार इस चीज में कंफ्यूज होते हैं बच्चे और इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं जो गलत होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एट अ टाइम सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सीपीयू प्रोसेसर तो एक बार में एक प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लेकिन होता क्या है इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग में कि मल्टीपल प्रोग्राम एट अ टाइम मेमोरी में होते हैं। यानी हमारी प्राइमरी मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जहां से किसी प्रोग्राम का इनपुट चल रहा है, किसी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग चल रही है, किसी प्रोग्राम का आउटपुट चल रहा है। अगर किसी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग चल रही है और अगर वो प्रोग्राम बीच में किसी वजह से वेटिंग में चला गया, यानी कोई इनपुट चाहिए उसे या कोई आउटपुट चाहिए, जैसे सपोज करो आपने एक प्रोग्राम बनाया कि दो नंबर को ऐड करना है, आपसे पूछा एंटर ए नंबर, आपने एक नंबर डाल दिया, फिर आपसे पूछा एंटर अनदर नंबर। अब जब तक आप दूसरा नंबर नहीं डालोगे तब तक वेटिंग है ना, तो जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक वेटिंग है, प्रोग्राम किस में वेटिंग में। तो इसी तरह से जब तक कोई काम चल रहा है और इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए प्रोसेस वेट कर रही है, तो उतनी देर के लिए या तो प्रोसेसर वेट करे कि जब उसका इनपुट आ जाएगा या आउटपुट चला जाएगा तब तक हम क्या करें, वेट करें। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि प्रोसेसर इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय उस प्रोसेस को वेटिंग में रहने दे और तब तक कोई दूसरी प्रोसेस लेके और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें तो क्या करना है, प्रोसेसर का टाइम यूटिलाइज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यही पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो सीपीयू तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा जब हम इसे कंटिन्यू वर्क देंगे, इसे कम से कम आइडल सिचुएशन में रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें इसको प्रोसेसेस देनी पड़ेंगी। तो अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू और सीपीयू एग्जीक्यूशन के टाइम पर अगर वेटिंग में चली जाती है कोई प्रोसेस, तो बजाय उस प्रोसेस का वेट करने के सीपीयू क्या करेगा, किसी दूसरी प्रोसेस को रेडी क्यू में से, प्राइमरी मेमोरी में से लेगा और एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। जैसे ही पहली वाली प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाएगा, वो वापस से उस प्रोसेस को लेके फिर वहां से एग्जीक्यूट करा देगा। तो इस तरह से ये कब हो पाएगा, जब मल्टीपल प्रोग्राम उसके पास में मेमोरी में अवेलेबल होंगे। ये कंसेप्ट कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, यानी मल्टीपल प्रोग्राम मेमोरी में अवेलेबल है जहां से प्रोसेसर लेके उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर कोई प्रोग्राम बीच में वेटिंग में चला जाता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, प्रोसेसर वेट करने की बजाय दूसरा प्रोग्राम लेके और उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो आते हैं हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, ये इन सिस्टम्स के अंदर जो है वो कंसेप्ट आता है कि इसमें जितना भी टाइम है, एक टाइम को कंप्यूटर, जितनी भी प्रोसेसेस हैं हमारे पास में, जैसे सपोज करें हमारे पास में 5 प्रोसेसेस हैं, तो अपने टाइम को इक्वल इक्वल टाइम क्वांटम में सारी प्रोसेसेस में डिवाइड कर देता है। जैसे सभी प्रोसेसेस को सपोज कीजिए उसने मिली सेकेंड में टाइम को डिवाइड करते हैं, हम उसने इक्वल इक्वल टाइम में 10-10 मिली सेकेंड सभी प्रोसेसेस को दे दिए। अब उसने इक्वल टाइम में जो देती है, जो इक्वल टाइम जो डिवाइड किया उस टाइम को बोलते हैं हम टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। तो इक्वल टाइम स्लाइस जो प्रोसेसेस को दिया है, टाइम क्वांटम जो दिया है, उतनी देर के लिए प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट होगी। अगर वो टाइम कंप्लीट हो गया और वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाई, तो उस कंडीशन में वो प्रोसेस वापस से आके क्यू में पीछे लग जाती है और अपनी बारी का वापस इंतजार करती है और अगली प्रोसेस को चांस मिलता है प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट होने का। तो पहली प्रोसेस थी, सपोज करें पहली प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए इसको 20 मिली सेकेंड चाहिए थे, दूसरी प्रोसेस को 30 मिली सेकेंड चाहिए थे और तीसरी प्रोसेस को 40 मिली सेकेंड चाहिए थे।
अब हमारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होती हैं। हमने सबको 10-10 मिली सेकेंड का इक्वल टाइम क्वांटम डिवाइड कर दिया है। पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होगी, 10 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगी। अभी उसके कितने 30 मिली सेकेंड की प्रोसेस थी, 10 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुई। अभी 20 मिली सेकेंड का टाइम बच रहा है। प्रोसेस क्या होगी, टर्न होगी, वापस से आके पीछे रेडी क्यू में लग जाएगी और सेकेंड नंबर की प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का चांस मिलेगा। सेकेंड नंबर की प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, वो भी पीछे आके लग जाएगी पहली वाली प्रोसेस की बैक में। फिर थर्ड नंबर की प्रोसेस को चांस मिलेगा, वो एग्जीक्यूट होगी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो भी पीछे आके लग जाएगी। फिर से पहली प्रोसेस को चांस मिलेगा, फिर सेकंड को मिलेगा, फिर थर्ड को मिलेगा। कब तक इस तरह से राउंड राउंड घूमती रहेंगी प्रोसेसेस, जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट होके टर्मिनेट नहीं हो जाती। तो इस तरह से ये राउंड प्रोसेसेस के चलते रहते हैं। इस तरह की वर्किंग को कहते हैं, इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आज की ये क्लास में अपन ने 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक पढ़ा पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई इसके बारे में अपन ने बात की, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की। कल हम इसके आगे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।